बहुत आसान है। तो मेरे पास 3 अरेज, एक ये के नाम से, इनमें क्या पड़ा है व्हाटएवर 5 7, ठीक है, और एक मेरे पास क्या है बोले एक है ए का स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स सपोज 100 था, बी का स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स सपोज 200 था, और तीसरा मेरे पास अरे कौन सा था सी, और सी का स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स सपोज 400। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी है -1 -2 -3 -5 एंड -4 एंड -5, और यहाँ पड़ा है 10 20 30 40। इधर अगला एड्रेस क्या होगा 404 408 12 16, यहाँ 204 8 12 और 216, यहाँ पे 104 108 112 और 116। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंटर्स डिफाइन किए। यहाँ पे क्या डिफाइन किए 3 पॉइंटर्स, यानी मेरे पास एक और अरे बना पी का, पी के अंदर 3 पॉइंटर्स हैं, और पी का अपना भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा लेट्स सपोज व्हाटएवर। सो लेकिन ये इसका स्टार्टिंग ये मेरा पी है, सो लेट्स सपोज इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 5 में। तो अगला आपके कहाँ होगा 5 हो ये, अगला कहाँ होगा 516, क्यों पॉइंटर्स 8 बढ़े। अब हुआ क्या कि जब मैंने P of 0 is equal to assign, तो क्या हुआ, तो ये स्टार्टिंग एड्रेस 100 मैंने यहाँ से यहाँ कॉपी कर दिया, फिर मैंने किया P of 1 is equal to बोले 200, और P of 3 is equal to 400। और फिर मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया कि आपने इन तीनों अरेज को डिफाइन करना है यूजिंग दिस अरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। तो मुझे पता है पहला अरे 100 से स्टार्ट हो रहा है और कितने एलिमेंट्स आगे जा रहे हैं 5, तो आप ये समझिए वो पूरे का पूरा यहाँ पड़ा हुआ है, और वो दूसरा वर्टिकली यहाँ पड़ा हुआ है आपके पास, और तीसरा वर्टिकली यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपके पास एक ये वाला अरे है, और हर इस अरे के इंडेक्स पे एक वो वाला स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा। सो अगर मैंने 5 डिस्प्ले कराना हो मैं कैसे लिखूंगा cout static P of 0, कहीं 5 डिस्प्ले कराएगा, एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस, ठीक है। तो अगर मैंने अगला एलिमेंट ये 7 डिस्प्ले कराना हो तो कैसे डिस्प्ले किसमें प्लस आई क्या 1, सही लिखा है ब्रैकेट सो दैट्स इट, ठीक है। स्टैटिक P of 0 plus 1 ये कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले कराएगा 7, और अगर मैंने ये डिस्प्ले कराना तो कैसे डिस्प्ले करूंगा स्टैटिक P of 1 plus 1, so I can ये मैं अभी ही करने जा रहा हूँ क्योंकि सारे अरेज का साइज फिक्स था, तो मैं एक लूप लगा सकता हूँ। सारे अरेज का साइज क्या था फिक्स था, अगर तो डिफरेंट होता ना, यानी कि इस अरे का साइज डिफरेंट होता, इस अरे का साइज डिफरेंट होता, और फिर मैं लूप नहीं लगा सकता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो अरेज पड़े हैं पॉइंटर्स के अंदर स्टार्टिंग एड्रेसेस के अंदर उन सारों का साइज क्या है फिक्स्ड है, तो आई कैन अप्लाई अ लूप, सो दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। सो लूप कैसे लिखूंगा बोले for int I is equal to 0, I is less than 5 plus I, चलिए इसका कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिख देता हूँ cout static P of 0 plus I, ये सारे का सारा कौन सा डिस्प्ले कराएगा, ये कौन सा अरे डिस्प्ले कराएगा एक, एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस। और अगर मैंने P of 1 इस तरह के मैं 3 लूप्स लिखूंगा, एक उसके नीचे एक और लूप लिखूंगा और उसके ऊपर एक और लूप लिखूंगा, तो अगले लूप में P of 0 की जगह क्या आ जाएगा, और उससे अगले लूप में क्या आ जाएगा P of 2, so that will allow me to display all the 3 arrays। मैं इसको एक और काम से तरीके से कर सकता हूँ, बोले नेस्टेड लूप्स के लिए। सो नेस्टेड लूप्स के लिए मैं इसको कैसे करूंगा, सो उस केस में क्या होगा कि मैं एक और लूप लगा लेता हूँ। सबको समझ आ रही है वो दूसरा तरीका। सो नाउ आई कैन गो एंड राइट, मैं यहाँ पर एक और लूप लगा लेता हूँ फॉर j is equal to 0, j is less than 3 plus plus j, और यहाँ क्या आ जाएगा and that's my problem done, clear। so अब अगर आपको आखिरी क्लास याद हो तो मैंने आपसे कहा था कहीं भी अगर यूं लिखा हो static P plus I, ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ P of I,
Everybody agrees on this? So अगर यहाँ लिखा हुआ ये P of A को अगर मैं X कंसीडर कर लूँ, इसको मैं क्या कंसीडर कर लूँ? X, तो इसको अगर मैं यूँ लिखूँ टेम्परेरी तौर पे X plus I स्टैटिक, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? X of I. Everybody agrees on this? X is equal to P of J. So I can then write it. It will once again give me the same result. बात समझ आती है सबको? मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। ये तो मैंने क्या किया था कि मैंने क्या किया कि मैंने इस नोटेशन को इससे सब्स्टिट्यूट किया। मैं इसके उल्टा भी जा सकता हूँ। यहाँ लिखो स्टैटिक P of J plus I, ये लिखा हुआ ना, स्टैटिक P of J plus I। इस P of J को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। P of J किसकी इक्वल होगा? स्टैटिक P plus J plus I। क्लियर? टेक्निकली दो पॉइंटर्स हैं। क्यों? अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था एरे क्या होता है, वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है। तो एक तो पॉइंटर मैंने ये लिखा स्टैटिक, और दूसरा पॉइंटर कहां से आ रहा है? ये एरे की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एरे है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस P के अंदर पड़ा हुआ है, तो P बजाते खुद भी क्या है? बजाते खुद भी एक पॉइंटर है। बात समझ आ गई सबको? सो वी स्टार्ट दिस ऑन हियर। हम इसको थोड़े अरसे में और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आपको जो चीज समझ आनी चाहिए कि है सारे के सारा पॉइंटर अरिथमेटिक, और जो कुछ हमने लास्ट टाइम देखा उसी चीज को हम यहाँ पे क्या करें? एक्सप्लॉइट करें। तो अगर यूं लिखा हो तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ P of J, और फिर इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ? P of I, और इस P of G of I को मैं इस तरह से आपस में क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ वो क्या है, यहाँ अगर टेक्निकली आप देखें तो मैं कह रहा हूँ P में J एड्रेस का जंप लो और वहां पे क्या करो? D रेफरेंस। और फिर मैं कह रहा हूँ वहां पे बजाते खुद एक और एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस में क्या ऐड करो? I ऐड करो, और दोबारा उसके ऊपर क्या करो? D रेफरेंस करो। टेक्निकली स्पीकिंग एक बहुत कॉमन, बहुत सादी सी ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर आप ये ट्रिक याद है तो आप कभी भी इन स्टैटिक से कंफ्यूज नहीं होंगे। जरा गौर से इस ट्रिक को देखिएगा, ठीक है? मैं ये बता देता हूं। जब हम यूं लिखते हैं इंट स्टैटिक P, जिसका मतलब है P और इंट के दरमियान कितने स्टैटिक्स का फासला है? एक। यानी कि P से इस इंटीजर तक जाने के लिए मुझे कितने स्टैटिक्स डी रेफरेंस करने पड़ेंगे? एक। और जब मैं यूं लिखूंगा ना इंट स्टैटिक P of 3, तो टेक्निकली यहाँ पे अब दो स्टैटिक्स, क्योंकि ये जो अरे है ये क्या है? कांस्टेंट पॉइंटर है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं इंट स्टैटिक कांस्ट P। लास्ट क्लास याद है ना सबको? तो P इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर। तो अब P और इंट के दरमियान कितने स्टैटिक्स हैं? दो। तो अब P से मुझे इंटीजर तक पहुंचने के लिए कितने स्टैटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा? दो। एंड दैट्स टेक्निकली व्हाट वी आर डूइंग। समझ आ गई बात की? तो आपने हमेशा डिफरेंस देखना है कि आपके वेरिएबल और इंटीजर के दरमियान कितने स्टैटिक्स का डिफरेंस है। तो जब भी आपने उस एड्रेस से उस इंटीजर तक पहुंचना होगा, तो जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो आपको क्लियर इंडिकेशन देगा कि यहां से यहां तक कितना फासला है। अगर एक स्टैटिक है तो एक स्टैटिक से आप आज तक आप एक स्टैटिक से डी रेफरेंस, लेकिन आप उसी चीज को हमने एक्सपैंड करके आप किस में ले गए? दो स्टैटिक्स। क्लियर? ओके। सो वी स्टॉप दिस टॉपिक, वी कम बैक ऑन दिस। ये सिंपल इसलिए है कि इट वाज लिंक्ड डायरेक्टली टू व्हाट वी सॉ इन प्रीवियस क्लास। Okay, so now we are going to see a specific thing जो कि हमें अलाउ करेगी कि हम चीजों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। तो मैंने आपसे कहा कि जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो होता क्या है कि आपका डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों लोड होती हैं फ्रॉम योर हार्ड डिस्क टू मेमोरी, ठीक है? और सबसे पहले जो आपका फंक्शन कॉल होता है, कौन सा फंक्शन कॉल होता है? मेन, ठीक है? होता ये है कि जब आपका प्रोग्राम लोड होता है ना, तो आपकी मेमोरी को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाता है। मेमोरी को कितने हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाता है? दो। यानी जब भी फंक्शन कॉल होता है तो एक मेमोरी के हिस्से को हम कहते हैं स्टैक, और जो रिमेनिंग हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं हीप। हीप का मतलब क्या होता है? बोले जी, हीप का मतलब है ढेर, ठीक है? नो स्पेसिफिक ऑर्डर। स्टैक एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। स्टैक का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट।
ऐसी है या गलत कह रहे हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट, उल्टा कह रहे थे। तो स्टैक का जो स्ट्रक्चर अगर आप याद हो तो इट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आप जब घर में बर्तन धोते हैं तो आप उसे स्टैक की फॉर्म में रख देते हैं, यानी कि जो आपने सबसे एंड पे बर्तन धोया वो सबसे एंड पे रख, कभी धोए? ठीक है। सो इसी तरह आपके पास बुक्स अगर आपने रखी हो तो बुक्स के अंदर ये है कि आप जो सबसे एंड पे बुक रखते हैं वो सबसे पहले आप निकाल देते हैं। सो दिस स्टैक इज बेसिकली यूज्ड व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड। जब भी फंक्शन कॉल होगा वो स्टैक पे पुश किया जाएगा, यानी कि जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा उस प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक स्टैक होगा, क्योंकि सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है कौन सा कॉल होता है? मेन। तो सबसे पहले इस स्टैक के ऊपर मेन, जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो कुछ खास किस्म के स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, वो हम उसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो फंक्शन जब भी कॉल होता है तो उसके जितने लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक में क्रिएट किए जाते हैं। और ये जो स्टैक का साइज होता है ना ये एक फिक्स्ड होता है, इट्स अ फिक्स्ड साइज। फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी अगर 4 GB की है तो हो सकता है उससे पहले 2 MB क्या हो स्टैक के लिए मुख्तस हो, और बाकी दिन ये टेक्निकली ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि आपका शुरू का कुछ हिस्सा आपको स्टैक के लिए होगा, बाकी सारे का सारा ऐसा क्या होगा हीप के लिए होगा। तो आपके जितने लोकल वेरिएबल्स होते हैं, आज तक आपने जितने वेरिएबल्स बनाए वो सारे के सारे क्या थे? किसी न किसी टेक्निकल टर्म में, किसी स्कोप के अंदर। ग्लोबल वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा, तो लोकल वेरिएबल्स सारे के सारे आपके कहां में क्रिएट होते हैं? स्टैक। तो जब एक फंक्शन कॉल होता है तो वो सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स स्टैक में क्रिएट होते हैं। और जब एक फंक्शन कॉल होता है तो उसके साथ ये भी लिखा जाता है कि जब फंक्शन एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करेगा तो उसने वापस लिखा जाना है, तो उसको हम कहते हैं रिटर्निंग एड्रेस। स्टैक के ऊपर रिटर्निंग एड्रेस भी पुश किया जाता है। रिटर्निंग एड्रेस का मतलब आई कांट एक्सप्लेन मच मोर दैन दैट, जो फंक्शन जहां रिटर्न करना है, यानी कि उसे जहां से कॉल किया गया था उसने कंट्रोल जहां वापस देना है। अब होता है ना फंक्शन जब कॉल होता है तो कंट्रोल वहीं वापस किया जाता है जहां से वो कॉल हो, तो बेसिकली दैट्स द रिटर्निंग एड्रेस। और आपके तमाम के तमाम लोकल वेरिएबल्स कहां पे क्रिएट किए जाते हैं? स्टैक में। और रिटर्निंग एड्रेस है ना उसके, और फिर आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो स्टैक इज बेसिकली अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। स्टैक इज व्हाट? टेम्परेरी स्टोरेज। तो जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा तमाम के तमाम वेरिएबल्स स्टैक पे क्या होंगे? एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होगा वो सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स क्या करेंगे? स्टैक से रिमूव कर देते हैं। इसलिए जब आप स्कोप से बाहर आते हैं तो स्कोप से बाहर भी जब आते हैं तो वो स्टैक पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आपको अनएक्सेसिबल बना दिया जाता है, आप उनको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। सो स्टैक के साथ दूसरा जो स्टोर है ना हीप, यानी कि आपकी मेमोरी के अंदर 2 स्टोर होते हैं। तो अब स्टैक का सबसे बड़ा जो नुकसान आप फेस करेंगे ना वो ये कि स्टैक का साइज क्या है? लिमिटेड है। अगर आप बड़े वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहेंगे ना स्टैक के ऊपर तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट होते वक्त वो फौरन आपको एक एरर देगा स्टैक ओवरफ्लो। बहुत आसान सा है, अगर आपने जाके देखना हो तो आप जाके ये अरे डिफाइन कीजिएगा। कितने एलिमेंट्स हैं? 500 मिलियन। तो हर अरे एक डिजिट कितनी बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स। तो 500 into 4 ठीक है 2 गीगाबाइट्स, यानी इस अरे को डिफाइन करने के लिए कितनी रैम चाहिए होगी? 2 गीगाबाइट्स। इतनी मेमोरी स्टैक पे अवेलेबल नहीं होती। तो अगर इतनी मेमोरी स्टैक पे अवेलेबल नहीं होती तो फौरन जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो आपका प्रोग्राम फौरन बंद कर दिया जाएगा। एक खूबसूरत सा एरर आएगा स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, क्या एरर आएगा? स्टैक ओवरफ्लो, यानी ये जो स्टैक की गिवन कैपेसिटी थी उससे आपने क्या कर दिया? तजावुज कर दिया। सो देन व्हाट हैपेंस? सो होता ये है कि आप स्टैक को सिर्फ लोकल स्मॉल सेट ऑफ वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने बड़े साइज के वेरिएबल्स डिफाइन करने हो तो आप कहां से लेते हैं? हीप से। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली व्हाट। सो हमारे पास 2 मेमोरी स्टोरेज होते हैं, एक का नाम होगा स्टैक, दूसरे का नाम होगा हीप। स्टैक के ऊपर वेरिएबल हासिल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स पे क्रिएट होंगे, और आज तक आपने जितने वेरिएबल्स क्रिएट किए वो सारे के सारे किस पे क्रिएट होते हैं? स्टैक। लेकिन हीप इज अ स्पेसिफिक स्टोर, तो उससे अगर आपने मेमोरी हासिल करनी होगी या स्टोरेज हासिल करनी होगी तो आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन लिखनी होगी। यू विल राइट एन एप्लीकेशन टू द मेमोरी कंट्रोलर के यार मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, तो वो आपको जिस टाइप की और जितने साइज की, यानी कि आप एप्लीकेशन लिखेंगे और एप्लीकेशन में 2 चीजें मेंशन करेंगे, मुझे इस टाइप की मेमोरी चाहिए और इतने साइज की मेमोरी चाहिए, तो आपको उस टाइप और उस साइज की मेमोरी कहां से लेके देगा? हीप से लेगा। और हीप के ऊपर जो स्टोरेज आपको मिलेगी ना वो उस वक्त तक आपकी मालकियत रहेगी जब तक आप उसे वापस नहीं करेंगे या जब तक आपका प्रोग्राम क्विट नहीं। स्टैक के केस में तो ये जैसे फंक्शन खत्म हुआ गॉन। हीप के केस में ऐसा नहीं है। हीप के केस में यानी कि आप लेने के लिए भी दरखास्त लेंगे,
और वापस देने के लिए भी क्या देंगे, दरखास्त देंगे, ठीक है। सो यू विल राइट 2 एप्लीकेशंस, वन फॉर एक्वायरिंग द मेमोरी फ्रॉम द हीप, द अदर इज रिटर्निंग द मेमोरी। अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो वो जाया जाएगी, वो क्या जाएगी, जाया जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 GB का मेमोरी ले ली, दैट इज वाई आपके बहुत सारे प्रोग्राम स्लो होते हैं, क्योंकि वो मेरे आप जैसे प्रोग्रामर यूज करते हैं। आपने जहाँ में पहले 4 GB दे दो, इस्तेमाल कितनी करनी है, 200 MB, ठीक है। अब वो पकड़ के बैठे हुए आप, अब ना आपके काम ना किसी और के काम, जब तक आप उसे वापस नहीं करेंगे तो किसी और के जरिए इस्तेमाल नहीं आ सकते। सो बात में आगे सबको, सो यानी कि आज तक आप जितनी मेमोरी हासिल करते रहे वो कहाँ से मिलती है आपको, स्टैक से, और आपके जितने वेरिएबल्स लोकल है वो सारे के सारे किस पे क्रिएट हो रहे हैं, स्टैक पे। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स, स्टैक और हीप के दरमियान मेजर डिफरेंसेस हैं। स्टैक क्या जो पहला मेजर डिफरेंस है ना वो लिमिटेड है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैक, तो फिर स्टैक का फायदा क्या है, स्टैक के ऊपर फायदा ये है कि लोकल वेरिएबल होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, वो कलेक्ट एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, मेमोरी छोटी होती है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं आती। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, हीप पे क्योंकि कहीं भी आपको डाटा मिल रहा है तो आप फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो जाती है, तो वही रीजन, तो वो फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो रही होती है, तो जिसकी वजह से बाद में आपका हीप से मेमोरी हासिल करना और इस्तेमाल करना रिलेटिवली स्लो है देन स्टैक। तो स्टैक के ऊपर प्रोसेसिंग करना एक्सट्रीमली क्या होता है, फास्ट होता है रिलेटिव टू हीप। और स्टैक के ऊपर साइज है लिमिटेड है, हीप के ऊपर टेक्निकली आपका साइज जो है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड से मुराद ये नहीं है कि मेमोरी 4 GB और 16 GB लेने, ठीक है। अनलिमिटेड से मुराद ये है कि रैम साइज, कंपाइलर टू कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे वेरी करता है, लेकिन टेक्निकली स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इसको डिफाइन करते हैं, और देयर आर वेज यू कैन चेंज इट, यानी कि आप असेंबली में जाके आप जब वो हजरत आपको पाएंगे कि आप स्टैक का साइज जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। सो लिमिटेड वर्सेस अनलिमिटेड, यानी कि रैम साइज के ऊपर लिमिटेड है। यहाँ पे लिमिटेड का मतलब ये है कि आप बड़े साइज के वेरिएबल्स डिफाइन नहीं कर सकते, और आगे चल के अभी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे और उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्टैक ओवरफ्लो ड्यू टू द रीजन, क्योंकि स्टैक जब स्टैक का साइज क्योंकि फिक्स होता है तो सारे फंक्शन उन्होंने स्टैक के अंदर फिक्स करने होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपका स्टैक तो एक फंक्शन दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन चौथा फंक्शन, जब सारे फंक्शन बैकअप आपने कॉल कर लिए तो नया फंक्शन कॉल करने की स्टैक पे पुश करने की आपको इजाजत नहीं होगी, तो होगा क्या, स्टैक ओवरफ्लो। तो सो लिमिटेड है, और दूसरी आपके पास क्या है, अनलिमिटेड। स्टैक का फायदा ये है कि आपको ऑटोमेटिक स्पेस मिलती है, ऑटोमेटिक एलोकेशन होती है, आपको किसी किस्म की कोई ट्रबल की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे वेरिएबल क्रिएट किया फौरन कहाँ पे क्रिएट होगा, स्टैक में। और इसी तरह जो तीसरा बेसिक एडवांटेज है कि आपको ऑटोमेटिक डी एलोकेशन होती है। डी एलोकेशन से मुराद ये है कि जैसे स्टैक यानी कि फंक्शन कॉल हुआ, पुश हुआ स्टैक पर, तो जैसे ही पॉप करेगा फंक्शन, यानी कि जैसे उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होगी, वेरिएबल्स क्या कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, रिमूव। सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर ऑटोमेटिक एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। यहाँ उल्टा है, यहाँ बेसिकली आपको हमेशा यू विल हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के लिए आप एक खास ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उस ऑपरेटर का नाम है न्यू। मेमोरी हासिल करने के लिए आप क्या लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, और एप्लीकेशन लिखने के लिए आप एक ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे जो क्या है न्यू। और इसी तरह जब आपने मेमोरी इस्तेमाल कर ली तो उसके बाद आपने उसे वापस करना होगा, तो उस वापसी के लिए आपको दोबारा एक और एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। सो यू विल हैव टू राइट अनदर एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन आप किसको इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे, डिलीट, ठीक है। सो ये वो कॉमन डिफरेंसेस है कि आपके पास स्टैक के ऊपर साइज लिमिटेड है, इसके ऊपर आपके पास अनलिमिटेड साइज है, आपके पास ऑटोमेटिक एलोकेशन है, ऑटोमेटिक डी एलोकेशन है, यहाँ आपके पास एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और यहाँ वंस अगेन वापस लेने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी। और तीसरा चौथा फायदा ये है कि ये टेम्पररी है, स्टोरेज क्या है, और यहाँ को बेसिकली आप ये कह सकते हैं इट्स परमानेंट। परमानेंट इन व्हाट सेंस, ठीक है। यहाँ टेम्पररी क्यों है, जैसे फंक्शन खत्म हुआ वेरिएबल्स नो, यहाँ ऐसा नहीं है, इधर आपकी मालकियत है, आप लेके बैठ जाए, ठीक है।
कोई आपसे लेगा नहीं जब तक आप उसे क्या नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऐसे भी होता है कि आप मेमोरी लेते रहते हैं हीप से और फौरन आप पूरी की पूरी रैम का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। उसके बाद आपका सिस्टम एक्सट्रीमली क्या होता है, स्लो हो जाता है। टेक्निकल टर्म में इसे मेमोरी लीकेज कहते हैं। मेमोरी लीकेज से मुराद ये है कि आपने मेमोरी ली, इस्तेमाल की और वापस करना क्या कर गए, भूल गए। सो यू हैव जनरेटेड अ मेमोरी लीकेज, यानी कि आप मेमोरी लीक हो रही है, ना आपके इस्तेमाल आ रही है, वो समझ रहा है जो ओएस है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैंने इस्तेमाल करके क्या कर दिया, वापस कर। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसका एक बहुत आसान हल है कि आप हमेशा एप्लीकेशन पेयर्स में लिखें। एप्लीकेशन हमेशा किस में लिखेंगे, पेयर्स में। जितने न्यू आपके प्रोग्राम के अंदर आएंगे इतने नंबर्स उतने आपके प्रोग्राम में क्या आने चाहिए, डिलीट आने चाहिए। ठीक है, यानी कि जितनी बार आप ये भी कह सकते हैं सर जरूरी नहीं है जब प्रोग्राम खत्म होगा तो सब कुछ वापस हो जाएगा, तो प्रोग्राम हो सकता है आपका सदियों चले। स्काइप है जैसे, जब स्टार्ट करते हैं तो बाद में शुरू होता है ना, तो अगर स्काइप सारी मेमोरी लेता रहे वैसे में क्या होगा। सो दैट्स नॉट रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग। सो आपने करना क्या है कि जब भी मेमोरी ली न्यू से ली और जब भी वापस ली डिलीट से वापस करनी। इसलिए जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे न्यू और डिलीट हमेशा पेयर्स में आएंगे, न्यू और डिलीट हमेशा क्या आएंगे, पेयर्स में आएंगे। जी क्वेश्चन है, स्कोप तो हमेशा वेरिएबल का होगा। आप मेमोरी लेके रख कहाँ रहे हैं, अभी मैं उसकी तरफ आता हूँ। ठीक है, जब आप मेमोरी लेके तो आपने कहीं स्टोर भी तो करनी होगी, यानी उसका स्टार्टिंग एड्रेस भी तो कहीं स्टोर, वो स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा या जो वेरिएबल होगा वो हो सकता है आपका लोकल वेरिएबल हो। यानी कि हम क्या है हीप से एड्रेस लेंगे और उसको स्टोर किस में करेंगे, लोकल वेरिएबल के अंदर। जी यूजर डिफाइंड पॉइंटर्स बनाते हैं वो भी हीप में स्टोर होते हैं। यूजर डिफाइंड पॉइंटर्स मतलब स्पेसिफाइड साइज यूजर से साइज। जी यूजर से साइज, इसीलिए हम इसीलिए मैंने आपको जब भी आज तक कहा, मैंने कहा अरे का साइज हमेशा फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स होता है, क्योंकि आपके स्टैक का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो आपको पहले से बताना होता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अरे का साइज अगर मैं यूजर की चॉइस पे रख दूं तो बाद में यूजर अपनी मर्जी से देगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाए। सो वी वांट टू अवॉइड दैट, दैट्स व्हाई हम अरे का साइज हमेशा कंपाइल होने से पहले क्या कर देते हैं, फिक्स होल्ड कर देते हैं, ताकि कंपाइलर को फौरन पता चल जाए कि जैसे एग्जीक्यूट होना शुरू हो। तो आप यूजर से जब भी बड़े साइज का अरे डिफाइन करना चाहेंगे तो न्यू का सबसे बड़ा फायदा यही है ना कि इट्स अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड का मतलब ये कि आप चॉइस बेस पे ले सकते हैं। एक वेरिएबल के लिए चाहिए तो एक घर का कमरा ले लीजिए और एक कमरे का घर ले लीजिए। लेकिन हमें ये भी तो बताना था कि हमें कितनी मेमोरी वहाँ पे। जी वो हम हाँ वो आप यूजर से पूछ रहे जी, तो आप उनसे तो यूजर डिफाइन हो सकता है, तो हम जब वहाँ पहले क्लिक कर रहे होंगे तो हमें तो नहीं पता। लेकिन सीन दबा सकते, साइज तो दबा सकते हैं, यूजर पूछ सकते हैं कितने कमरे से। गॉट इट? लेकिन अरे के केस में ऐसा नहीं है। अरे के केस में आपका साइज कंपाइल होने से पहले क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट अलाउ टू स्टैक ओवरफ्लो। और भी सवाल सबको समझ आ गई? रीजन समझ आ गया कि आज तक अरे का साइज क्यों फिक्स होता था और कंपाइल होने से पहले हमें क्यों पता होना चाहिए। ओके ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये आपने अपनी जिंदगी में याद रखना है। स्टैक और हीप के अंदर हीप एक यानी कि पहाड़ है, जब भी आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे वहां से आपको मेमोरी, और हीप रिलेटिवली स्लो है देन स्टैक क्योंकि फ्रेगमेंटेशन होती है। ओके, सो दैट्स यहां तक क्लियर सबको? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यू एंड डिलीट। न्यू और डिलीट को समझना बहुत आसान है और मुझे नहीं समझ आती, लोग इसको कंफ्यूज भी करते हैं, तो इसको कंफ्यूज करना बहुत मुश्किल है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो जब भी आपको न्यू इस्तेमाल करना होगा तो न्यू क्या लेगा, इनपुट के तौर पे दो चीजें, एक साइज, ठीक है, साइज का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट इन बाइट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरा टाइप, ठीक है, आपसे दो चीजें लेकर साइज और टाइप। और ये आपको रिटर्न क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये उतने ब्लॉक का, जिस तरह अरे कॉन्टिग्युअस ब्लॉक होता है, न्यू हमेशा कॉन्टिग्युअस ब्लॉक देगा। कॉन्टिग्युअस ब्लॉक पता है ना, इकट्ठा यानी कि एक सीक्वेंस में आपको ब्लॉक लेके आपको देगा। और अगर वो कॉन्टिग्युअस ब्लॉक उतना बड़ा नहीं ले सकता, मेमोरी इतना साइज नहीं है, तो वहां पे बैड अलॉक का आपके पास एक एरर आएगा। किसका बैड अलॉक का मतलब क्या है, बैड एलोकेशन, यानी कि हमारे पास इतनी जगह नहीं थी जितनी आपने रिक्वेस्ट की है। सो यू हैव टू
लुक फॉर इट। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आपको इनिशियली ये मसला नहीं आएगा, लेटर ऑन यू माइट फेस दिस प्रॉब्लम्स जब आप बड़े बड़े अरेज डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइज और टाइप। टाइप क्या हो सकती है, इंटीजर हो सकती है। ये रिटर्न क्या करेगा, सो न्यू क्या करेगा, इट विल गो एंड क्रिएट अ कॉन्टिग्युअस ब्लॉक और इट विल रिटर्न हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट ब्लॉक। और एड्रेस हम कहां स्टोर करते हैं, वेरिएबल में। किस टाइप के वेरिएबल में, यस। सो ये स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करेगा और स्टार्टिंग एड्रेस हम किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब ये जो आपके पास एड्रेस आ रहा है ये हीप से आ रहा है, लेकिन जो वेरिएबल है वो पॉइंटर है वो कहां पे क्रिएट हो रहा है, स्टैक पे। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप एक हीप से एड्रेस ले एक लोकल स्टैक वाले वेरिएबल के अंदर उसको क्या करें, स्टोर करें। तो अगर आपका वेरिएबल ऊपर स्कोप गया तो वो पॉइंटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो जो आपने मेमोरी हासिल की है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो अगर आपका पॉइंटर गॉन तो आपने वो रेफरेंस लूज कर दिया, तो मेमोरी लीकेज हो सकती है। तो आपने हमेशा ट्रैक रखना है कि मेमोरी कब कहां से ली और कब मुझे उसको वापस करनी। समझ आ गई बात की सबको? सो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस कि यू हैव गॉट द मेमोरी एंड देन यू हैव टू गिव इट बैक टू योर। सो न्यू क्लियर है सबको? न्यू का मैं सिंटेक्स लिख देता हूं। न्यू का सिंटेक्स ये है कि आप लिखेंगे न्यू, आगे टाइप आएगी, क्या आएगी, टाइप, और टाइप के बाद साइज आएगा। साइज ऑप्शनल, साइज क्या ऑप्शनल, और साइज आप हमेशा स्केल बेसिस में बताएंगे। अगर कुछ नहीं बताएंगे तो 1 एलिमेंट का आपको दिस इज ऑप्शन। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक इंटीजर के लिए मेमोरी हासिल करनी है हीप से, तो हाउ विल आई राइट, यू किस टाइप की मेमोरी चाहिए, इंट, दैट्स इट। क्लियर? ये क्या करेगा, इन टाइप के लिए एक मेमोरी रिजर्व करेगा और उसका एड्रेस मुझे रिटर्न करेगा। क्लियर? अगर 2 एलिमेंट्स चाहिए हो तो न्यू इंट 2। अब मैं किस टाइप की मेमोरी हासिल कर रहा हूं, इंटीजर टाइप। एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस? सो आप ये याद रखना। और अगर मैं न्यू लिखूं, न्यू इंट स्टैक ऑफ 3, किस टाइप की मेमोरी हासिल कर रहा हूं, किस टाइप की मेमोरी, याद है सबको, पढ़ना याद आता है, इट्स अ पॉइंटर टू इंटीजर टाइप। ठीक है, नाउ आई एम एक्सेसिंग, यानी कि न्यू को इस्तेमाल करते हुए आई एम ट्राइंग टू एक्सेस पॉइंटर टू इंटीजर टाइप मेमोरी ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, फ्रॉम वेयर, e। सो यू हैव टू ऑलवेज लुक एट दिस, यानी कि आपको पढ़ना समझ आ गई ना, पढ़ना क्यों जरूरी है, उसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इट विल जस्ट गिव यू क्लियर इंडिकेशन कि आप किस किस्म की मेमोरी मांग रहे हैं और कहां से मांग रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू विल बी गोइंग टू डू न्यू इंट स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक इंटीजर टाइप की मुझे मेमोरी चाहिए, कितने एलिमेंट्स की, 3 एलिमेंट्स। अब ये एड्रेसेस जो आपको रिटर्न होंगे उनको आपने कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट टाइप ऑफ पॉइंटर्स में क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। क्लियर? सो दैट्स हाउ वी डू दिस। क्लियर? डिलीट कैसे काम करता है, डिलीट बहुत आसान है। ठीक है, सो डिलीट के केस में आप इनपुट इसको स्टार्टिंग एड्रेस देंगे। क्या देंगे, स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ब्लॉक यू वांट टू डिलीट। एक इनपुट ये आएगी, ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरी इनपुट आएगी ना वो ये आएगी कि जो स्टार्टिंग एड्रेस है वहां पे एक सिंगल एलिमेंट पड़ा है या ब्लॉक पड़ा है। क्या पड़ा है, सिंगल एलिमेंट पड़ा है या ब्लॉक पड़ा है। अगर यहां पे कितने एलिमेंट्स की मेमोरी एलोकेट करा, 1, ठीक है, तो यहां मुझे डिलीट को कुछ इनपुट देने की जरूरत नहीं है। यहां मैं कितने एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूं, 2। यहां जब अगर न्यू को इस्तेमाल करते हुए मैंने स्केल बेसिस इस्तेमाल किया ना, तो डिलीट को इस्तेमाल करते हुए भी स्केल बेसिस मेरे लिए क्या है, मस्ट। स्केल बेसिस क्या है, मस्ट, यानी कि ये दोनों पेयर में आते हैं। तो न्यू के साथ स्केल बेसिस, डिलीट के साथ क्या आएंगे, स्केल बेसिस। तो यहां दूसरे के ऊपर, इनपुट के ऊपर या तो मैं स्केल बेसिस दे रहा हूं या कुछ नहीं दे रहा हूं। स्केल बेसिस का मतलब ये है कि ये ब्लॉक है और वो ब्लॉक का साइज ऑटोमेटिकली न्यू से इन्फर कर लेगा कि न्यू को इन्फर करते वक्त मैंने कितना साइज, और उतने ब्लॉक को क्या करेगा, डिलीट। हमें यहाँ साइज नहीं देना, हमने सिर्फ ये बताना है कि वहां सिंगल एलिमेंट है या क्या है, ब्लॉक है। बेसिकली एक और मेमोरी लीकेज का तरीका ये है कि आप
एलोकेट करते वक्त तो ब्लॉक एलोकेट करें, और डिलीट करते वक्त क्या डिलीट करें, सिंगल एलिमेंट, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो डिलीट करें। तो होगा क्या कि आगे समय आपने डिलीट कर दिया, लेकिन टेक्निकली आपने वन सेकेंड क्या किया, गलत किया, क्योंकि आपने ब्लॉक एलोकेट करवाया था और सिर्फ उसका पहला एलिमेंट जो है आपने वो डिलीट किया। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि जब आप एलोकेट करें और डी एलोकेट करें तो आपने अगर ब्लॉक एलोकेट कराया था तो आपने डी एलोकेट भी क्या कराना है, ब्लॉक। क्लियर? सो डिलीट के अंदर दो चीजें हैं एंड दैट्स इट। डिलीट आपको रिटर्न कुछ नहीं करेगा, डिलीट आपको रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये सिंपली ये है कि वो उस प्रोग्राम उस मेमोरी को डिलीट कर देगा। अच्छा, डिलीट के साथ थोड़े से प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर आप स्टैक की मेमोरी को डिलीट करने की कोशिश करेंगे ना, फॉरन सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। आप सिर्फ उसी मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं जो आपकी अपनी हो, यानी कि आप बड़ी आसानी से आप अरे डिफाइन करें स्टैक पर, उसे डिलीट करने की कोशिश करें, ठक से प्रोग्राम बंद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी मल्टीएट नहीं, क्योंकि स्टैक के ऊपर जिसने एलोकेट किया उसी में डी एलोकेट करना है आप उसको। सो डिलीट, इसी तरह आपने एक दफा मेमोरी डिलीट की, उसको दोबारा डिलीट करने की कोशिश करें। आपने एड्रेस तो आपके पास पड़ा हुआ है ना वेरिएबल के अंदर, तो उस एड्रेस के ऊपर तो मेमोरी जो आपने एक दफा डिलीट की उसको दोबारा डिलीट करनी है। वंस अगेन आपको प्रोग्राम फॉर्म क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसी चीज को डिलीट कर सकते हैं जो कि आपकी मालकी है। तो एक दफा आपने वापस कर दी, फिर उसे दोबारा जाके ये नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक आपने घर बनाया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जाके दोबारा डिस्ट्रॉय करने की वो वहां दूसरी जगह आप जाएंगे किसी और का, जैसे वेरी बैड एग्जांपल, बट किसी और की मालकी है वो आप करने देगा। ओके, लेकिन बट यू कैन अंडरस्टैंड बात समझ आ गई सबको। सो दैट्स हाउ इट इज कि आपने डिलीट के बारे में एक्सट्रीमली केयरफुल होना है। आप सिर्फ उसी मेमोरी को डिलीट करेंगे जो कि आपकी क्या होगी, मालकियत होगी, और आपने किससे जरिए एक्सेस की होगी, न्यू के जरिए। अदरवाइज सेगमेंटेशन फॉल्ट विल बी। और सेगमेंटेशन फॉल्ट आने के दो ही रीजन होते हैं कि आप उस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करें जो कि आपकी मालकियत नहीं। एक्सेस करने से मुराद ये है कि उसका एड्रेस रख ही रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप उसे क्या नहीं करते, डी रेफरेंस नहीं करते। जी, स्टैक की मेमोरी से ज्यादा नहीं कर सकते। स्टैक की मेमोरी को आप अभी नीचे, ठीक है, C++ के अंदर जितना हम देखेंगे और जितनी लैंग्वेजेस आप देखेंगे उनमें स्टैक का साइज हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आपने लार्ज स्केल अरेज को कभी भी स्टैक के ऊपर एलोकेट नहीं करना। सर हमें पता कैसे चलेगा हमारे पास जो स्टैक है उसका साइज क्या है? मैं बता दी टिपिकली बहुत छोटा होता है, तो आप बड़े अरेज कभी भी स्टैक के ऊपर डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, और सवाल समझ आ गया सबको? सो न्यू भी समझ आ गया, डिलीट भी समझ आ गया। सो जो लुबेल बार है ये है कि न्यू और डिलीट हमेशा पेयर में आएंगे। न्यू के साथ स्केल बेसिस आ रही है तो डिलीट के साथ भी क्या आएंगे, स्केल बेसिस आएंगे। क्लियर? सो दैट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, so now I'm going to use new and so see जो मैं आपसे कह रहा हूँ int main, अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है। int static p कहाँ बना है, stack, ये पॉइंटर है लोकल स्टैक के ऊपर। so now I can go and write p is equal to new int of 3 elements। ये किस टाइप की मेमोरी एलोकेट कर रहा है, इंटीजर टाइप। तो p के अंदर हम एड्रेस किस टाइप का स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप का। तो इसका मतलब ये है कि जो एड्रेस रिटर्न होगा वो p के अंदर क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। बात याद रख सकते हो, p इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, यानी कि p अपने अंदर ऐसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कंटेन करेगा जहां क्या पड़ेंगे, इंटीजर्स पड़े होंगे। क्लियर? सो बाय डिफॉल्ट इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर गार्बेज पड़ा होगा, तीनों एलिमेंट्स के अंदर क्या पड़ा होगा, गार्बेज। तो अगर आपने इनिशियलाइज कराना है तो आप क्या लगाएंगे, लूप। आप क्या लगाएंगे, लूप। सो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को आप डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आपको हमेशा उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो अरेज का एक फायदा ये था कि आप उसमें बैक वक्त डिफाइन करते वक्त क्या कर सकते थे, इनिशियलाइज कर सकते थे। लेकिन डायनामिक मेमोरी को इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी फिक्स वैल्यूज के साथ, अगर आपने फिक्स वैल्यूज के साथ करना है तो आपने उसे या मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए से आप डायनामिक मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर आपने ये करना है तो आपको वो लूप लगा के करना। सो p is equal to new int, समझ आती है बात सबको? ओके, सो नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, for int I is equal to 0, I is less than plus I। सो ये जो 3 है ये वेरिएबल भी हो सकता है, मैं यूजर से x इनपुट भी ले सकता हूँ। I can go and write int x sin x, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, x। ठीक है, अब ये कितने एलिमेंट्स के लिए, जितना यूजर कहेगा
आप 10,000 कहेंगे, 20,000 कहेंगे, 25,000, उतना एक ब्लॉक क्रिएट किया जाएगा, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस आपको रिटर्न किया जाएगा और स्टार्टिंग एड्रेस आप किसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। सो फॉरवर्ड टाइम इज इक्वल टू I less than 3 plus plus I, और I can go and write P of I is equal to, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ P of I is equal to, लिख सकता हूँ, याद है सबको, सबको साउंड सुन गया, ठीक है। सो ये P of I है ना, P के अंदर क्या पड़ा होगा, इसको अगर आप विजुअलाइज करें तो होगा क्या, आपको 3 एलिमेंट्स की मेमोरी अलॉट हुई, ये कहाँ से, हीप से, और लेट्स सपोज इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 70, 74, 78, और ये स्टार्टिंग एड्रेस किसमें स्टोर किया जाएगा, P में क्या पड़ा होगा 70, न्यू कैरेक्टर स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, P of I is equal to 0, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, याद सबको, मैंने आपसे कहा था कि आई विल राइट इट दिस वे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने पहली वैल्यू पे 0 रखा, फिर उसके अंदर अगला एड्रेस पे जंप किया, उस पर वैल्यू उसको 0 रखा, फिर अगले एड्रेस पे जंप किया एंड आई पुट 0 एट दैट पोजीशन, क्लियर, ठीक है। अब मैं अपने पूरे प्रोग्राम में इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जब तक मैं इसे वापस नहीं करूँगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं P को फंक्शन में पास कर दूँ, कहीं इस्तेमाल करता हूँ, तो वो क्या होगा, वो स्टार्टिंग एड्रेस उधर चला जाएगा, मैं उसको मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। तो जब तक अब मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा, ये मेरे प्रोग्राम का क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस? सो इसको डिलीट करने के लिए मैं कैसे लिखूंगा, डिलीट का सिंटैक्स होता है डिलीट, उसके बाद अगर आपने यहाँ स्केल ब्रेसेस इस्तेमाल किए तो यहाँ क्या आएंगे, और स्टार्टिंग एड्रेस किसमें पड़ा है, P में, ठीक है। तो डिलीट का सिंटैक्स आप हमेशा लिखेंगे डिलीट, उसके बाद स्केल ब्रेसेस, अगर ब्लॉक आपने न्यू कोई इस्तेमाल करके तो स्केल ब्रेसेस इस्तेमाल की, यहाँ भी स्केल ब्रेसेस आएंगे, अदरवाइज स्केल ब्रेसेस नहीं आएंगे, और ये अभी स्केल ब्रेसेस आएंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर साइज नहीं आएगा, क्योंकि साइज वो न्यू से ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इन्फर कर देगा। तो डिलीट और यहाँ स्टार्टिंग एड्रेस आएगा, आगे क्या आएगा, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक यू वांट टू डिलीट, और स्टार्टिंग एड्रेस आपका किसी पॉइंटर में पड़ा होगा, और वो पॉइंटर हमारे केस में क्या है, एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस? सो आई कैन राइट, ओके, मैं ये सब कुछ समझ आ गया, सर इसे बराबर 0 के नहीं किया, इनिशियलाइज करने के लिए शुरू में इसमें क्या पड़ा होगा, मैं 0 से इनिशियलाइज करके, अब यूजर से सीन भी करवा सकते हैं, अब वेरिएबल है ना, आपको आपका सही है तो आप उसके ऊपर जो मर्जी प्रोसेसिंग करना नहीं कर सकते जी। डिलीट आपने सिर्फ एक चीज की है या पूरा हो गया, मैंने ब्लॉक पूरे का पूरा डिलीट को कह रहा हूँ कि इस स्टार्टिंग एड्रेस पे जो मेमोरी ब्लॉक पड़ा हुआ है उसे क्या कर दो, डिलीट कर, तो पूरा डिलीट होगा या जी पूरा ब्लॉक डिलीट होगा, दैट्स व्हाट आई सेड, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। डिलीट दो चीजें देता है, स्टार्टिंग एड्रेस और दूसरा इनपुट क्या लेता है कि मैंने वहां जो क्या पढ़ा, एक ब्लॉक पढ़ा है या सिंगल एलिमेंट, ब्लॉक सिंगल एलिमेंट, तो ब्लॉक है या सिंगल एलिमेंट, तो क्योंकि हमने ब्लॉक इनिशियलाइज करते वक्त यहाँ पे क्या दिया था, स्केल ब्रेसेस, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इनिशियलाइज करते वक्त अगर आप स्केल ब्रेसेस देंगे तो डिलीट करते वक्त क्या आएगी, स्केल ब्रेसेस। अगर मैंने यूं इनिशियलाइज किया होता तो फिर डिलीट कैसे लिखता, डिलीट, तो यहाँ स्केल ब्रेसेस आएंगी तो यहाँ आएंगी, अगर यहाँ नहीं आएंगी तो यहाँ भी नहीं आएंगी। एवरीबॉडी हाउ मेनी स्क्वायर ब्रेसेस और यहाँ लेंगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट सिर्फ पहला एलिमेंट, और अगर मान लिखेंगे तो फिर भी पहला एलिमेंट होगा, कहाँ पे, अगर डिलीट का ब्रेसेस के अंदर मान ब्रेसेस इन द सिंटैक्स एरर, ब्रेसेस इन द वैल्यू नहीं दे सकते, ब्रेसेस इन द क्या नहीं दे सकते, वैल्यू नहीं दे सकते। और भी सवाल सर अगर ये एड्रेस मुझसे लॉस हो जाए, जी जी बिल्कुल, लॉस हो जाए तो मैं भी लिख लेता, मैं भी वही कर लेता, ठीक है। दोबारा कभी एड्रेस आपको पता ही नहीं है, आपको उसने एड्रेस दिया, आपने जाया कर दिया, वो कैसे रिकवर होगा, रिकवर नहीं हो सकता। तो आपने हमेशा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि आपने हमेशा यू हैव टू ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी यू एलोकेटेड, नेवर लूज ट्रैक ऑफ मेमोरी यू हैव एलोकेटेड, ठीक है जी। रैम कम तो नहीं, ऑफ कोर्स आपने वो मेमोरी हासिल की है, और आपने 4 GB में से 4 GB हासिल कर लिया और उसको लूज कर दिया, ठीक है, फिर क्या होगा, तो आपका सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। प्रोग्राम को ऑफ कोर्स मेमोरी डीएलोकेट दो तरीकों से हो सकती है, आप डिलीट कर देंगे, प्रोग्राम को क्या करते हैं, दैट्स व्हाई आप रोज कहते हो यार क्रोम इतनी मेमोरी लेता है, वर्ड
क्या हो रहा है, तो हो सकता है मेरे आप जैसे ने ले लेके मेमोरी बादशाह, ठीक है। सो या वो क्योंकि हम पाकिस्तानी भी आर वेरी गुड एट जी कब्जा लो, सो आप कब्जा करके मैं किसी को अपने सिस्टम में कोई प्रोग्राम रन नहीं करने दूंगा, तो नुकसान आता ही है, ठीक है। सो यू हैव टू ऑलवेज, बट द बॉटम लाइन इज दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप, ठीक है। आपने कोई चौधरी मलिक नहीं बनना कि मैं प्रॉपर्टी एजेंट बनने जा रहा हूँ मेमोरी, ठीक है। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप ट्रैक। समझ आई बात सबको? ओके जी सर, अगर हमने कोई किसी ब्लॉक में 3 मेमोरी क्रिएट की हैं तो हम डिलीट करके किसी एक को करना चाहते हैं जी, कर सकते हैं, करूं? जी जी सर, जो आपने अभी कोड लिखा था ये सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर करता है। जी एक एलिमेंट स्टोर, तो फिर इस पे तो हम इनिशियलाइजेशन का लूप नहीं लगा सकते। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, स्टैटिक कितने एलिमेंट्स हैं? एक, तो आपके पास एक ही एलिमेंट, आपसे स्टार्टिंग एड्रेस किसमें पड़ा है? p में, तो आप कर सकते हैं स्टैटिक p इक्वल टू 5, या ये अगर लूप लगाने की तो लूप लगा, तो लूप एक एलिमेंट पर जा सकता है, लेकिन एक एलिमेंट पे लूप लगाएंगे नहीं तो क्या, ठीक है। आप भी नहीं लिख सकते इसको स्टैटिक, ये यूं भी लिखिए, ये जी नहीं तो ले बात समझ आती है? ओके, और भी सवाल सबको समझ आई? ओके, सो सवाल था किसी का, एक मिनट मैं उसी तरफ आता हूँ, पहले मैं मेमोरी लीकेज करके था। There are many ways. So अभी मैं सिर्फ एक फंक्शन नहीं कर रहा हूँ, फंक्शंस और फंक्शंस के दरमियान आप जाएंगे आएंगे वापस करेंगे तो आप बड़े ही कमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट मल्टीपल कोड्स जो मेमोरी लीक करेंगे। ये सारी मेमोरी लीक हो गई, ठीक है। क्या हुआ, आपने एड्रेस लिया और किधर गया? स्टोर गया, यहाँ एड्रेस लिया और किधर गया? स्टोर नहीं गया। सो ये अब जब तक आपका मेन प्रोग्राम चलता रहेगा ये मेमोरी किसी के काम में, ठीक है। अभी मैं एक बात कहते हैं, ठीक है। सो ये किसी के काम, ना आपके काम ना किसी और के काम, ठीक है। सो यू हैव जस्ट ड्रेन्ड इट, दैट्स अ क्लियर वे ऑफ मेमोरी लीकेज। ना आपके काम आ रही है ना अब वो समय नहीं आपके पास है, ठीक है। आप समझिए आपके पास है लेकिन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ, और बहुत सारे तरीके हैं। सो फॉर एग्जांपल ये देखिए, वॉइड लेके क्या करेंगे? दिल्ली खास की सो ये अब एक एनोनिमस ब्लॉक है, क्या है? एनोनिमस ब्लॉक, int static q is equal to new int of sound। अब हो क्या रहा है, आप स्टैक से वैल्यू हीप से वैल्यू ले रहे हो और एक ऐसे वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं जो कि जैसे ही इसे बाहर आएगा क्या होगा? अब आपका लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं रहा तो आपने वो एड्रेस लूज कर दिया, लेकिन वो मेमोरी फिर भी क्या पड़ी है? हीप पे पड़ी है, क्योंकि जब आपने वहां से हासिल कर ली तो आप बाहर आके क्यू को आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो दिस इज अनदर वे ऑफ मेमोरी। क्लियर? बात समझ आती है सबको? सो यू कैन डू ऑल टाइप ऑफ यानी कि जो ये वो सारे स्टफ हैं जो आप करेंगे, ठीक है। सो हियर इट इज अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप एक फंक्शन लिखा वाइड फन एक्स और सीन एक्स करवाते हैं आप और फिर कहते हैं इंट स्टैटिक फी इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ व्हाट एक्स एलिमेंट, और उसके बाद इसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करते हैं, फंक्शन रिटर्न करते हैं। आप देखिएगा इस फंक्शन को, ये समझ आ गया सबको? मैं बता दूं, लिख लिया था सबने? ओके, सो लेट्स सपोज उस फंक्शन को मैं 10 टाइम्स कॉल करता हूं और int I is equal to 0, I is less than 10 plus I and I go and call fun 50। कितनी बार कॉल हुआ? कितनी बार कॉल हुआ? हाथ दफा कितनी मेमोरी अलॉट की? 50-50, ठीक है। ब्लूटूथ में ला दिया आपने, ठीक है। सो वापस कुछ ना किया, ठीक है। So this is another way of memory leakage। Clear?
So you have